आरबीसी स्टिकी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब ये प्लाज्मा में मिक्स हो जाते हैं तो ये स्टिकी फॉर्मेशन ज़्यादा क्रिएट कर देते हैं। तो अगर स्टिकी मॉलिक्यूल उसमें डाल देंगे हम इस प्लाज्मा में, अगर यहाँ स्टिकी आरबीसी आ गए तो कंसोलिडेशन टाइटनेस और बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? कंसोलिडेशन टाइटनेस और बढ़ जाएगा, और यहाँ प्लाज्मा सिक्रीशन कम नहीं होगा, प्लाज्मा बढ़ता ही चला जाएगा। और आरबीसी होने आने की वजह से यहाँ प्लाज्मा, यहाँ स्टिकीनेस बढ़ जाएगा उस प्लाज्मा में, वहाँ का ऑस्मोलिटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, ज़्यादा ऑस्मोलिटिक फंक्शन बढ़ जाएगा प्लाज्मा का, ये ज़्यादा टाइट हो जाएगा और यहाँ प्लाज्मा सिक्रीट होता ही रहेगा। तो जितना एरिया इन्वॉल्व हुआ है, या आप कह सकते हैं कि अगर पूरा लंग इन्वॉल्व है तो जितना भी एरिया इन्वॉल्व हुआ है वहां उस एल्वियोला में बिल्कुल टाइट फ्लूइड, टाइट प्लाज्मा फिल्ड हो जाएगा बिल्कुल। अब वहां सिक्रीशन भर की जगह नहीं है, बिल्कुल टाइटली फिल्ड होकर और सूख जाएगा और लंग्स बिल्कुल हार्ड हो जाएगा। तो उस एरिया में जब यहां जो तीसरा स्टेप है, अगर यहां पर प्लाज्मा मिक्स हुआ और इसी में आरबीसी मिक्स हुआ, और बिल्कुल एक एल्वियोला में बना रहा हूं पूरा लंग, आप इसको समझ सकते हैं, प्लाज्मा मिक्स हुआ और आरबीसी मिक्स हुआ और एक टाइटली इसी में ड्राई हो गए, टाइटली फिल्ड हो गए और बिल्कुल भी जगह अब इस एल्वियोला में नहीं है, तो जो आसपास की कैपिलरीज होती हैं वो श्रिंक हो जाती हैं। जब यहाँ जगह नहीं बचेगा तो नया आरबीसी यहाँ से इसमें नहीं आ पाता है क्योंकि स्पेस ही नहीं है, नया आरबीसी नहीं आ पाता, लेकिन पुराने आरबीसी पड़े हैं। कॉन्सेप्ट समझना, पुराने आरबीसी पड़े हैं। अब ये थिक म्यूकस बाहर भी नहीं निकलता है और यहीं पड़ा रहता है, कंसोलिडेट रहता है, और बैक्टीरिया और उनके बीच में फाइट अभी चल रही है, म्यूकस भरता जा रहा है। और जब ये बिल्कुल फिल्ड हो जाता है तो नए आरबीसी के आने की जगह नहीं बचती है। अब होता क्या है कि 5वें, 6ठे और 7वें दिन, मतलब चौथे दिन के बाद 5वें, 6ठे और 7वें दिन पर जो ये फ्रेश आरबीसी थे, अगर ये कहीं पड़े रहे तो ये क्या शाइनी रेडिश रह जाते हैं? ब्लड निकाल कर अगर किसी टेस्ट ट्यूब में रख दिया जाए और 3 दिन बाद आकर देखा जाए तो क्या वो वैसी शाइनी ब्लड होता है? काला हो जाता है धीरे 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 धीरे, पहले ग्रे होता है फिर ब्लैक होने लग जाता है। तो 1, 2, 3 दिन में ब्लड ग्रे कलर का होता है और उसके बाद अगर 10-15 दिन बाद देखोगे तो ब्लैक हो जाता है। तो जो यहाँ आरबीसी फिल हुई थी वो अब यहाँ ग्रे कलर दे रही है, अब वो शाइनी रेड नहीं है क्योंकि नया आरबीसी आ भी नहीं रहा है कि रेडिश कलर जनरेट हो पाए, पुराने आरबीसी से फिल्ड है उसी प्लाज्मा में। तो कलर क्या होने लग जाता है उस आरबीसी की वजह से? ग्रे, और लीवर डेंस होता चला जाता है, लंग्स डेंस होता चला जाता है लीवर के जैसा। तो जो 3rd स्टेप 5th, 6th, 7th डे पर कहा जाता है उसको कहा जाता है ग्रे हेपेटाइजेशन, क्योंकि लीवर के जैसा उसका मॉर्फोलॉजी होता चला जाता है, अंदर से डेंस होता चला जाता है जैसे लीवर नॉर्मली होता है, और कलर उसका आरबीसी के पुराने होने की वजह से ग्रे हो जाता है। तो इसलिए हम लोग इसको कहते हैं ग्रे हेपेटाइजेशन। ग्रे हेपेटाइजेशन, यहां ब्रैकेट में लिख लो नो न्यू एरिथ्रोसाइट, ब्रैकेट में आरबीसी आर एक्स्ट्रावेसेटिंग, या नो न्यू, क्यों टफ इंग्लिश लिखा जाए, आसान लिखो, नो न्यू एरिथ्रोसाइट कम्स टू
alveolar exudate, comes to alveolar exudate. And second line, those already present, जो पहले से प्रेजेंट थे, those already present have been lysed, L-Y-S-E-D, lysed मतलब टूट जाते हैं, lysed वहां तोड़ दिए जाते हैं हाइट चलने की वजह से, lysed and degraded, डिग्रेड मतलब उनके अंदर जो भी भरा होता है वो निकाल कर बाहर फेंकवा दिया जाता है। जैसे ये शाइनी आरबीसी था यहाँ पर, सॉरी आरबीसी था, और इसके अंदर क्या भरा होता है, हीमोग्लोबिन, हाँ हीम प्लस ग्लोबिन, और आयरन मॉलिक्यूल भी भरा होता है हीमोग्लोबिन में। तो ये है फ्रेश। अब यहाँ पर क्या होता है कि नया आता नहीं है, और बैक्टीरियल इंफ्लामेटरी रिएक्शन की वजह से इसको लाइज्ड कर दिया जाता है, इसके वाटर को तोड़ दिया जाता है, और जो इसमें हीमोग्लोबिन आयरन सब कुछ भरा है उसको डिग्रेड कर दिया जाता है इस एरिया में। तो आयरन का कलर कैसा, ब्लैकिश कलर होता है। तो धीरे धीरे यहाँ पर ग्रे कलर, ब्लैकिश कलर आना शुरू हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं ग्रे हेपाटाइजेशन। और यहाँ धीरे धीरे फाइबर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि क्रॉनिसिटी बढ़ने लग जाती है। जब क्रॉनिक इन्फ्लामेशन कहीं चलता है तो वहाँ फाइबर जमा होने लग जाता है। फाइब्रिन कहाँ जमा होता है, जहाँ पर फिब्रिन का काम क्या होता है, बॉडी में घाव भरना, सील पैक करना। जैसे टाँका लगाने का धागा होता है फाइबर का, वैसे ही फिब्रिन है शरीर में। जब कहीं घाव होता है तो फिब्रिन आते हैं और वहाँ सील पैक करते हैं। तो एल्वियोला में सील पैकिंग शुरू हो जाती है, लेकिन इन्फेक्शन रुकता नहीं है, घाव रुकता नहीं। एक बार सील पैकिंग होती है तुरंत फिर घाव कर दिया जाता है, फिर सील पैकिंग होती है फिर घाव कर दिया जाता है। ऐसे में बॉडी बहुत ज्यादा फिब्रिन भेजना शुरू कर देता है। अब वो जो फिब्रिन आता है वो सिलने के काम तो आता नहीं, लेकिन वहां भरना जरूर शुरू हो जाता है। तो फिब्रिन क्या होता है, यहाँ फिब्रिन की भी फिलिंग शुरू हो जाती है। अब फिब्रिन धागा है, तो अब अगर सिजरिंग के काम नहीं आ रहा है और यहाँ फिलिंग होना शुरू हो गया फिब्रिन का, तो क्या होगा, कंसोलिडेशन और बढ़ेगा कि कम होगा। तो फिब्रिन डिपोजिशन यहां शुरू हो जाता है। लिख सकते हो सेकंड लाइन में, फिब्रिन डिपोजिशन इज एबंडेंट, फिब्रिन डिपोजिशन बढ़ जाता है। फिब्रिन डिपोजिशन इज एबंडेंट। फिर जो चौथा है, 7 दिन के बाद, मतलब 8+ डेज, 8+ डेज। अगर ट्रीटमेंट चलता है तो उसके बाद, अगर ट्रीटमेंट चलता है तो उसके बाद 8वें दिन के बाद क्या होता है, ये सारी चीजों में, ये सब होने के बाद मैक्रोफेज एक्टिव होता है यहाँ। और मैक्रोफेज, ये जो भी है इम्यून सिस्टम एक्टिव हो और मैक्रोफेज काम करे, तो ये जितने भी डेब्रीज इकट्ठा हुए हैं, डेब्री मतलब कूड़ा, तो ये जो डेब्रीज इकट्ठा हुए हैं इनको क्लियर कर दे, और एल्वियोला को जो डेब्रीज हैं ये क्लियर कर दे मैक्रोफेज। तो उसको कहा जाता है रिजोल्यूशन।
ये फोर्थ स्टेप है रिजोल्यूशन। इसमें लिख लो मैक्रोफेज इज द डोमिनेंट सेल। Macrophage is the dominant cell. Type in the alveolar space. Say type in the alveolar space. Who will clear the डेब्रीज ऑफ न्यूट्रोफिल, मतलब उनकी डेड बॉडीज। डेब्रीज मतलब होता है कूड़ा। डेब्रीज ऑफ न्यूट्रोफिल कॉमा बैक्टीरिया, डेब्रीज ऑफ न्यूट्रोफिल कॉमा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड फिब्रिन हैज बीन क्लियर्ड। तो ये 4 स्टेप थे बैक्टीरियल निमोनिया के। फिर एक निमोनिया हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एस्पायरेशनल निमोनिया। जी हाँ, मैं होता क्या है, सुनो, मैं समझ रहा हूं, वो क्वेश्चन भी अच्छा है। जो इम्यून सिस्टम है, बहुत बार जब आपके पास कोई नया इन्फेक्शन आता है तब उसके लिए तैयार नहीं होता है और उसके मैक्रोफेज भी तैयार नहीं रहते हैं। जैसे आप अभी नया कोरोना वायरस आया है तो उसके लिए वैक्सीन नहीं है, जो गवर्नमेंट सिस्टम है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसके पास नहीं है। लेकिन एक ड्यूरेशन चल रहा है और लोग खोज करते जा रहे हैं, किसी न किसी दिन मिल जाएगा। मैं जो यहाँ का कहानी है, पहले दिन मैक्रोफेज उतना स्टार्टअप नहीं ले पाता है जितना उसको चाहिए, लेकिन 7-8 दिन उसको लग जाते हैं अपने आप को मेंटेन करने में। अगर पेशेंट बच गया तो इतने दिनों में, नहीं तो इतने में निपट जाते हैं लोग। अगर बच गया तो 8-10 दिन बाद मैक्रोफेज एक्टिव होता है, अपने आप को तैयार कर पाता है और फिर वो डेब्रीज और ये जो बैंकिंग हुई है एल्वियोलाई पे, इन सबको साफ करता है और फिर से एक इम्यून रिस्पॉन्स अगर मिल गया। अगर जो बाकी चीज़ें नहीं है एग्रीवेटिंग फैक्टर, अब कोई निमोनिया हो, सिगरेट पीता हो, या उसका इम्यून सिस्टम ही काम ना करता हो ठीक से, या वो कोमा में हो, या एल्कोहलिक हो, तो ऐसे कंडीशंस अगर ना हो, अगर नॉर्मल हो पेशेंट सब तरफ से, तो ये 4 स्टेप होंगे। और अगर ऐसे अगर कुछ और इन्वॉल्व होगा तो फिर ये काम नहीं कर पाएगा, हो ही नहीं पाएगा। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे 4 स्टेप पैथोलॉजी के। एक निमोनिया है, आप लोगों ने, हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं, एस्पायरेशनल निमोनिया। क्या है? हाँ, जल्दी से लिख लो, जल्दी से एक हेडिंग डालो, एस्पायरेशनल निमोनिया। एस्पायरेशनल निमोनिया कॉज्ड बाय, ब्रैकेट में डैश करके, कॉज्ड बाय इनहालेशन ऑफ
इनहेलेशन मतलब निगल जाना सांस में, caused by inhalation, inhalation, हाँ inhalation of oropharyngeal caused by inhalation of oropharyngeal or gastric content। अब एस्पायरेशन कर लेने का मतलब होता है कि आप कोई कंटेंट जो यहां चला जाना था वो यहां चला है लंग्स में, उसको कहा जाता है एस्पायरेशनल निमोनिया, और उस कंटेंट के आने की वजह से इन्फेक्शन हो जाए। चाहे ओरोफैरिंजियल कंटेंट कोई हो, वो नीचे जाना चाहिए था, जैसे मान लेते चावल खा रहे थे और 2 चावल घूमकर यहाँ आ गया तो ये एस्पायरेट हो गया, तो इसकी वजह से निमोनिया हो सकता है। दूसरा, यहाँ जो कंटेंट भरा है अगर ये रिफ्लक्स होकर यहाँ आ जाए तो भी एस्पायरेशनल निमोनिया है। दूसरी लाइन लिखो, एस्पायरेशन निमोनिया have typically been associated with patient who are unable to adequately protect patients who are unable to adequately protect their airway, मतलब वो लोगों को एस्पायरेशन निमोनिया ज्यादा होता है जो अपने इस एयरवे को ज्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं, वो चाहे सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम से हो या पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम से हो, दोनों का फेल्योर हो। Unable to adequately protect their airway। Example, कहाँ हो सकता है? पहला, reduced consciousness level, अगर कोई कंडीशन ऐसी है कि कॉन्शियसनेस लेवल कम हो, कॉन्शियसनेस लेवल एक, अब इस ऐसा एक सिम्टम मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे किसी को मिर्गी का दौरा पड़ा है, एपिलेप्टिक सीजर आया है, और जब सीजर आता है तो मुंह में पूरा सलाइवा और बिल्कुल थूक भर जाता है और इधर इधर से गिरना शुरू हो जाता है, सब कुछ देखते हो। पेशेंट पड़ा है, अगर उसका मुंह नहीं साफ कर दिया गया टाइम से तो हो सकता है वो सलाइवा एस्पायरेट हो जाए, क्योंकि कॉन्शियसनेस लेवल उसका ठीक नहीं है उस टाइम, उसको निमोनिया होने के चांसेस बहुत हैं। तो ऐसे कोई भी कंडीशन जहां पर रिड्यूस्ड कॉन्शियसनेस लेवल हो, दूसरा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिसऑर्डर हो, कॉन्शियसनेस तो है लेकिन नर्व और मसल ही ठीक से काम नहीं कर रही हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिसऑर्डर्स हो, या फिर ईसोफेजियल कंडीशन पैथोलॉजी कुछ हो, ईसोफेजियल पैथोलॉजीज, ईसो हो सकता है कि ईसोफेजियल यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हो बंद हो तो जो खाओ वो यहाँ चला है, या और भी यहाँ से रिफ्लक्स हो रहा है, ईसोफेजियल पैथोलॉजीज हो, या GERD हो,
गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। अब ये कॉन्शियसनेस लेवल, अगर कोई हॉस्पिटल में एडमिट है और आईसीयू में एडमिट है, उसको होश नहीं है, वो भी इसी में इन्वॉल्व होगा, उसको भी निमोनिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एस्पिरेट कर जाता है। बच्चा है छोटा सा 6 महीने का, 2 महीने का, हो सकता है वो भी एस्पिरेट कर जाए। बहुत ज़्यादा निमोनिया होता है बच्चों में, इसीलिए क्योंकि वो बच्चे जान ही नहीं पाते हैं कि कब थूकना है, कब निकलना है, और उनका अगर ध्यान नहीं दिया गया तो अगर उनको वोमिटिंग कहीं हो रही है, कहीं कोई पेट की बीमारी है और उसको बार बार वोमिट होता हो, और ध्यान ना दिया जाए कि वोमिट जो हुआ मुंह खाली हुआ है या नहीं, मुंह में भरा हुआ है, और आप लेकर उसको बैठे हैं, तो हो सकता है वो वोमिट रिवर्स होकर एस्पायरेट कर जाए।